बीच गाजा में हमास के फाइटर ने शुआत एक्सप्लोजिव मरकवा टैंक के नीचे रख के ब्लास्ट करा दिया। रे इजराइल क्या हो गया, क्या रह गई है इज्जत तुम्हारी? फिर हमास ने जो शुरू में बहादुरी दिखाई थी, फिर वही स्थिति। जबकि बीच में कई उतार चढ़ाव हुए, जंग के दौरान उतार चढ़ाव हुए, कई टैक्टिक्स हमास ने यूज किए अलग अलग, और उन सारी टैक्टिक्स को जब मिला के आज जो एक तरह से फाइनल लड़ाई हो रही है, उसमें कल का जो सीन था गजब का, जिसमें हमास ने टैंक के नीचे फिर से हमास के अकेले फाइटर ने वो दौड़ के जा रहा है, दिख रहा है, और वो नीचे शुआत एक्सप्लोजिव लगा के भाग रहा है, और उसके बाद टैंक के परखच्चे उड़ गए, पता नहीं चला। ये कल की घटना है, आज यानी 10/6/2025, 10 जून 2025, और ये कल की घटना है 9 तारीख। उसके बाद और सुनिए, 7 तारीख की एक और घटना सामने आई है, जिसमें निजार एरिया जो खान यूनिस का है, उसमें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने बैरल बॉम्ब से कम 3 इजरायली व्हीकल उड़ा दिए हैं। ये 7 तारीख की घटना, इसकी खबर आज मिल रही है। तो अब फिर जो मृतकों की संख्या है, जो हम लगातार 3 तारीख से गिन रहे हैं, कभी 8 थी, फिर 10 हुई, फिर 12 हुई, अब कहां पहुंच रही है? इसके लिए तो अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं। अब देखिए, कल जो हमला हुआ उसमें टैंक उड़ गया पूरा, उसमें मारे गए होंगे 2 या 3 लोग। उसके बाद जो 7 तारीख की घटना, निजार एरिया, बैरल बॉम्ब्स वो होते हैं जो लगातार रोल करते हुए आप उसको मारते हैं, और वो अनगाइडेड होते हैं, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। और बैरल बॉम्ब्स को पहले से प्लेस किया हुआ था और डेटोनेट कर दिया। आज देखिए, हम जो खबरों का सिलसिला है उसको थोड़ा अलग तरह से करेंगे, क्योंकि हमें केंद्रित करना है हमास की कुछ लड़ाइयों पे। अभी एक वेस्ट बैंक में जबरदस्त लड़ाई हुई, तो हम उस तरह से करेंगे कि हम एक एरिया में जिस तरह से हमने अभी पिछले कुछ दिनों किया, हम आज थोड़ा सा दूसरी तरह से करेंगे। आपको ज्यादा उसमें एक समझदारी भी होगी, और ज्यादा आप उसको एंजॉय भी करेंगे, मतलब इन द सेंस कि वो पूरी जो एक लड़ाई का जो एक पहलू है, वो आपको एक्साइट भी करेगा। तो अभी देखिए, एक आपसे गुजारिश फिर से है कि अभी वीडियोस अभी भी कम आ रहे हैं। बड़ी संख्या में तुरंत जैसे ही वीडियो शुरू हो, वैसे बड़ी संख्या में 5 से 10 हजार हमारे शुरुआती जो सपोर्टर्स हैं, जो स्टेडफास्ट हैं, वो आ जाएं। और ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, और 1000 आपको कमेंट्स कम से कम करने हैं किसी भी हालत में, ये बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं, देखिए, मैंने 2 घटनाएं बताई आपको, और ये जो दोनों घटनाएं हैं, इनकी जो खासियत है, जो हमास की, और ये जो दोनों घटनाएं हैं, इन्होंने ये सेंट्रल गाजा में और ये खान यूनिस यानी साउथ गाजा में, इसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं लगातार कि क्या क्या वहां हो रहा है। और बैरल बॉम्ब जैसे छोड़े, उसके बाद शुआत एक्सप्लोजिव्स। और अब सुनिए, तीसरी बात, नाबलेस में क्या हुआ, वेस्ट बैंक में, वो तो गजब है। मतलब वो ऐसी चीज है कि मैं उसको कैसे बताऊं, कुछ मैं कोशिश करूंगा वीडियो वगैरह लाने की। लेकिन देखिए, अभी वहां पर क्या हुआ कि एक नाबलेस में लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। रेजिस्टेंस फोर्सेस, मैंने बताया वेस्ट बैंक में उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है कि छोटी संख्या को आगे करते हैं, बड़ी संख्या पीछे रहती है, और उसको रिप्लेस करते रहते हैं, आगे पीछे होता रहता है। इजरायली फोर्सेस कंफ्यूज है, वहां आगे नहीं बढ़ पा रही है एक पॉइंट के बिना, एक पॉइंट के बियॉन्ड। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिख गया। जो मैंने आपको हॉर्नेट्स नेस्ट की जो पूरी एक फिलॉसफी बताई थी, जो वेस्ट बैंक की लड़ाई में लागू हो रही है, कि पूरी परिस्थितियों को ऐसा कर दो कि अपने आप वहां से रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, पूरा डिस्टर्बेंस पैदा, स्टरिंग द हॉर्नेट्स नेस्ट, यानी भिंड के झुंड को ऐसा डिस्टर्ब करो कि जो दुश्मन है वो उसी में फंस के रह जाओ। वही हुआ नाबलेस में। सबसे पहले देखिए, इजरायली फोर्सेस घुसी है, एक गली दिख रही है, उस गली में एक आदमी आ रहा है इजरायली फोर्सेस के सामने, उनके पास गन्स है, यह आदमी निहत्था है, और ये अपनी शर्ट उठाता है, कहता मारो गोली, ऐसे आके आ रहा, मारो गोली, मारो गोली। उसके बाद इजरायली सोल्जर उसको गोली नहीं मारते, पकड़ते हैं और पीटना शुरू करते हैं। और जब वो पीटना शुरू कर रहे हैं, एक गली में ले जाते हैं, और वहां पर वो आदमी भी रेजिस्ट कर रहा है, और हमको दिखाई पड़ रहा है कि 8 से 10 सोल्जर्स इजरायली जो अलग से ऐसे अलग अलग थे, वो एक साथ आ गए उसको मारने के चक्कर में। मारने में मजा आ रहा था एक आदमी को अकेले। जैसे ही वो एक साथ हुए, वैसे ही गोली चल गई, फिलिस्तीनियों ने गोली चला दी। अब ये अननोन जगह से पूरा, मतलब इसके बारे में कोई एक सोर्स नहीं था, 3-4 जगह अलग से गोली चली है, और आपको जो गोली चला रहा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है।
और सिविलियंस वहां दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आ गए, और सिविलियंस भी आ गए, उधर गोली भी चल गई, उधर जिस आदमी ने सोचिए उस आदमी को भेजा गया था डायवर्जन क्रिएट करने के लिए, और उसने कर दिया डायवर्जन, और 8 से 10 सोल्जर्स उसमें फंस गए और गोली चल गई, उसमें कितने घायल हो गए। और उसके बाद इजरायली हेलीकॉप्टर्स दिखाई पड़े उस एरिया में पूरा, और मतलब वहां पर उतर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं इंजर्ड को। कुछ उसमें मारे भी गए होंगे, क्योंकि वेस्ट बैंक के लॉसेस को तो और नहीं बताते ये लोग। गाजा में तो फिर भी अगर 10 मारे गए हैं 2 मान लेते हैं, वेस्ट बैंक में तो मतलब जितने भी मारे जाएं ये बहुत मुश्किल से 2 महीने 3 महीने में एक मानते हैं। तो ये जो घटना घटी है, इस तरह की घटनाएं सोचिए रोज हो रही हैं। ये तो आज कैप्चर हो गया, और इसको कैसे फिल्म किसी ने किया वो भी अद्भुत चीज है। क्योंकि आप उस चीज को, आप उस नजारे को समझिए कि पूरा गोलियां चल रही हैं सामने, उसको फिल्म किया जा रहा है, और उस एक सीन में तो एक कैमरा भी दिखाई दिया। इसका मतलब है कि पूरा प्लान वे में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने इस काम को अंजाम दिया, नहीं तो अदरवाइज ये संभव ही नहीं हो पाता। और उसके साथ साथ जो एक तीसरी बात वहां पर हो रही थी कि वहां पर लगातार पत्थर भी चल रहे थे। अब आप सोचिए, पत्थर चल रहे हैं, वहां पर ट्रैप किया इजरायली सोल्जर्स को, गोली चल रही है, और ऐसी गोली चल रही है जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि बहुत उसको एम लेके वो नहीं है, वो पूरा चारों तरफ से चल रही है, ताकि इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो पूरा खौफ ज्यादा हो जाए, और उसमें से कुछ तो मारे जाए, उसके बाद दूसरे बाकी खौफ ज्यादा हो जाए। और उसके बाद जो है वो गोली चलनी बंद हुई। उसके बाद हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उतर नहीं पा रहे हैं, 3 बार कोशिश की हेलीकॉप्टर्स ने उतरने की, वो नहीं उतर पा रहे हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स पे भी गोली चलाई गई, एक हेलीकॉप्टर वापस हुआ, दूसरा हेलीकॉप्टर आया। ये देखिए, ये जो पूरा एक माहौल है, ये जो पूरा जिस तरीके से हो रहा है, उसकी पूरी एक परिस्थिति को आप तक पहुंचाना है। अब देखिए, अब वैसी ही स्थिति अमेरिका में लॉस एंजलिस के राइट्स के समय हो रही है। अभी फिलिस्तीनी झंडा उसमें लहराया गया, किसी ने हमसे कहा कि मतलब ट्विटर पे, उस पे एक्स पे, कि वो मैक्सिकन झंडा, मैंने दिखा दिया कि मैक्सिकन नहीं, वो फिलिस्तीनी झंडा है। कल मैंने एलोन मस्क के एक एक्स के पोस्ट पे, जिसमें उसने कहा कि एलए में जो हो रहा है गलत हो रहा है, मैंने कहा वो जो फिलिस्तीनी झंडा लहराए जा रहे हैं, तो मैंने उसमें एक कमेंट किया। मैंने कहा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है कि वहां के जो नागरिक हैं विद्रोह भी कर सकते हैं, और इसलिए, और फिलिस्तीन जो है इस समय विद्रोह का एक सिंबल बन गया है, प्रतीक बन गया है। कहीं भी विद्रोह हो रहा है, लोग फिलिस्तीन का झंडा उठा रहे हैं। उसके 2,14,000 व्यूज हो चुके हैं उस एक कमेंट के हमारे। तो ये देखिए, एक पूरा मूड, एक नया मूड हमें दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद आज देखिए दूसरी बड़ी खबर, यमन को लेके जो बड़ी खबर है कि इजराइल ने पहली बार एक नेवल अटैक किया, यानी नेवल एम्फीबियस असॉल्ट। हवाई जहाज से बम नहीं गिराए, सीधे हुदैदा जो पोर्ट है, अपनी एक छोटी मोटी फौज भेजी मरीन्स की। एम्फीबियस असॉल्ट यानी पानी और जमीन को मिला के जो हमला होता है, उसको एम्फीबियस असॉल्ट कहते हैं। उस एम्फीबियस असॉल्ट में इजरायली फोर्सेस पीछे हट गई। यह पहला ग्राउंड हमला था यमन के ऊपर इजराइल का। यह एक टेस्ट भी था कि देखते हैं कि यमन कब तक रेजिस्ट करता है, क्या करता है। और उसमें यमन ने दिखा दिया, उसमें कम से कम आप सोचिए कि वो 17 घंटे की लड़ाई चली, और ये आज मतलब परसों से वो चल रहा है मामला। और बीच बीच में रुक के कभी इजरायली फोर्सेस विड्रॉ कर रही हैं, कभी आगे बढ़ रही हैं। कितने उसमें इजरायली सोल्जर्स मारे गए, क्योंकि वो अटैक फेल हो गया। कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए, कितने यमन के सोल्जर्स मारे गए। एम्फीबियस असॉल्ट इस तरीके का पहली बार हुआ है। अमेरिका देखिए पिटा यमन से, इजराइल भी पिटा। अब देखिए वही बात हो रही है, अमेरिका ने भी एयर स्ट्राइक्स की, उसको एयर स्ट्राइक से फर्क ही नहीं पड़ता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ये मार नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद यमन ने सीधे जब उनके जहाज पे हमला किया, ट्रूमैन पे, और एक और था उसका मैं नाम भूल रहा हूं, दो जहाज थे, वो दोनों वापस हुए। उसके बाद अब इजराइल ने कितनी बार हवाई हमला किया, वो विफल रहे। अब इजराइल ने ग्राउंड हमला कर दिया, वो भी विफल। तो अभी इस पूरी परिस्थिति में सोचिए आप कि अब यमन भी उधर टेस्ट कर रहा है अपनी ग्राउंड फोर्सेस को। वो भी एक ग्राउंड इन्वेजन इजराइल का करने जा रहा है, या कर सकता। मैं पहले से बता रहा हूं, 3-4 महीने से तैयारी चल रही है, और मैंने ही सबसे पहले ये स्टोरी ब्रेक की थी। अब ऐसी परिस्थिति में
जो ये पूरा एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस है, ये फिर से उबाल पे नहीं आ गया है। ईरान ईरान की आप चीज देखिए कि ईरान ने आज फिर कहा है कि मोसाद की इनविंसिबिलिटी हमने दोबारा तोड़ी। 7 अक्टूबर को हमास ने तोड़ी, और ये जो न्यूक्लियर हाइस्ट करके, इतनी बड़ी न्यूक्लियर चोरी करके, मुंह पे तमाचा मार के हमने जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स उड़ाए हैं, इसमें एक एक डिटेल है इजराइल का अंदर तक हमें पता चल गया। और आपको पता है इजराइल ने एक 13 साल के बच्चे को अरेस्ट किया जो कि जोइश है। 13 साल का बच्चा ईरान के लिए स्पाई कर रहा था। आप कहेंगी तो अद्भुत चीजें हो रही, तो आप भैया अद्भुत तो है ही। अद्भुत तो ये पूरी जंग है जो एक कमजोर ताकत ने शुरू की थी एक बड़ी ताकत के खिलाफ। किसने सोचा था हमास इतने लंबे समय तक न केवल टिकेगा बल्कि जीतेगा? किसने सोचा था कि ईरान, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि उसके जो हथियार हैं परमाणु वो सब फर्जी हैं, या जो उसके वो किसी चीज की केपेबल नहीं है, उसके बाद जब उसने इजराइल पे अप्रैल 2024 और फिर अक्टूबर 2024 में जब हमला किया, तो उसके बाद दुनिया को दिख गया कि अरे बाप रे बाप, इजराइल के ये ईरान के पास इतने बड़े हथियार हैं कि इजराइल के उसने एयरबेसिस को भेज दिया। और जितना बीबीसी और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन ने खबरें छुपाने की कोशिश करते हैं, वो सब निरुत्तर है। और जब अभी न्यूक्लियर हाइस्ट हुआ है, इसके आगे तो उन लोगों को समझे में नहीं आ रहा क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। और आपको पता है अभी देखिए फ्रीडम फ्लोटिला को इन लोगों ने गिरफ्तार किया। ग्रेटा थनबर्ग और तमाम लोग जो गाजा में एड लेके आ रहे थे, ऐसी प्रतीकात्मक एड, उनको गिरफ्तार किया, उनको एक जगह इन्होंने अपना रखा। वहां पर इजरायली सोल्जर्स ने, यह खबर आ जाई कि वहां गोली चलाने का भी उनको निर्देश था, उन्होंने गोली नहीं चलाई। और इसको लेके 2 सोल्जर अरेस्ट हुए हैं इजराइल के। उनको यह निर्देश था कि कुछ डरा, मुझे नहीं पता कि मारने का आदेश था कि नहीं, लेकिन गोली चलाने का था। उन्होंने हवाई गोली भी नहीं चलाई, बस उसको लाके उन्होंने रखा, अशदोद पोर्ट ले गए और फिर छोड़ दिया। उन जो ये था कि हमास की कुछ वीडियोस दिखाएंगे कि देखो कितना जुल्म किया हमास ने, वो भी नहीं हुआ। वो रिफ्यूज मना कर दिया आईडीएफ के सोल्जर्स ने। अब ये देखिए पूरी की पूरी जो इजराइल की अंदरूनी स्थिति है वो ये नहीं दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद जो ट्यूनीसिया से जो पूरा जो एक नया काफिला निकला है और ट्यूनीसिया अल्जीरिया होते हुए वो इजिप्ट के पास पहुंच रहा है, उसमें पूरी जनता है वो बसेस में। उसके बाद वो राफा तक जाएंगे। इजिप्शियन सरकार देखिए उसको अलाउ करती, क्या करती है अभी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन सच्चाई यही है कि इजिप्ट को अलाउ करना पड़ेगा। अगर इजिप्ट अलाउ नहीं करती तो उसकी स्थिति वही हो जाएगी जो आज यूएई की है। और आपको पता है बड़ा दिलचस्प ये हो रहा है कि जो अरब्स का जो एक बड़ा हिस्सा इजराइल के साथ है, उसके बारे में बहुत सारे नए नए फैक्ट सामने आ रहे हैं। कतार को इजराइल कहता है कि ये तो आतंकवादियों का समर्थन, यानी हमास का समर्थक है, लेकिन कतार से बिजनेस इजराइल लगातार कर रहा है। मैं इसको उस तरह से नहीं दिखाऊंगा कि कतार इजराइल से बिजनेस कर रहा है, इजराइल कतार से कर रहा है। यह इजराइल की कमजोरी दिखाता है। और उसके बाद देखिए सऊदी अरेबिया ने पूरी तरह से अपना सारा सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है। सऊदी अरेबिया की यह स्थिति है कि जो चाइना ने ईरान से दोस्ती की थी वो उसकी बात कर रहा है इस समय। फिर जो गाजा के अंदर जो मैंने आपको बताया था, वो जो एक भगोड़ा आइसिस का जिसको खड़ा किया है नेतन्याहू ने, एक हमास के पैरेलल पॉपुलर कमिटीज नाम की एक फोर्स बनाई है, उसके राइट हैंड मैन को हमास ने कल पकड़ा और आज गोली चली है जिसमें कई उसके पॉपुलर कमिटी के लोग मारे गए गाजा के अंदर। वो इजरायली ही हैं, कम से कम 4 लोग मारे गए। और ये जो अबू यासेम जो नाम है इसका, शायद अबू शरा करके इसका उस तरह का है जो दूसरा नाम है जिस नाम से ये ऑपरेट करता है। ये मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि ये आईसिस का आदमी है। ये इजिप्ट के सिनाई में आईसिस एक बार घुस गया था, वहां भी लड़ा था आईसिस के लिए, लेकिन इसकी जो आज हालत है, ये भगोड़ा भाग रहा है, इसको जगह नहीं मिल रही है। इसको बचाने जो लड़ाई चली उसमें इजराइल के एयरक्राफ्ट फिर आए और हमास की पुलिस से लड़ाई चल रही थी। हमास की रेगुलर फाइट हमास की आर्मी से नहीं चल रही थी, तो हमास के रेगुलर फाइटर्स लगातार इन पे गोली चला रहे थे, इसमें लोग मारे गए। उसके बाद इजरायली प्लेन्स आए इनको बचाने, वो भी नहीं बचा पाए। और इस सवाल पे भी एक डिवीजन हो गया इजराइल में, क्योंकि स्मोत्रिच और बेन गिवन ने कहा कि ये भी आतंकवादी है आईसिस का,
इसको हथियार देना, जो नेतन्याहू ने हथियार देके हमास के खिलाफ खड़ा किया, इसका हम विरोध करते हैं। अब आप बताओ। और उधर हरेदी पार्टीज का मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, जो क्राइसिस चल रही है वो तो चली रही है। उसके बाद कई जो कुछ गाजा की जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो वेस्ट बैंक में भी हैं, जो थोड़ी बहुत फंक्शनल है, वहां भी इस तरह की खबरें आई कि ये जो फोर्सेज हैं, ये जो इजराइल खड़ा कर रहा है कुछ अपराधी लोगों को फिलिस्तीनियों के बीच में, या आइसिस टाइप लोगों को, ये वहां भी इसका पर्दाफाश हुआ वेस्ट बैंक में। और उसके बाद और सुनिए, और उसमें यह भी बात आई है कि ये जो नेतन्याहू की कोशिश है, इसमें एक अरब पार्टनर है, लेकिन वो सऊदी अरेबिया नहीं है, संभवतः वो यूएई है। क्योंकि देखिए, हमास ने उसका नाम नहीं बताया, हमास ने नहीं कहा कि किसी देश का नाम नहीं लिया। हमास ने यह कहा कि कोई अरब कंट्री है जो इसमें इन्वॉल्व है और इनको फंड भी कर रही। तो यूएई की तरफ भी पूरा शक जा रहा है कि यूएई के लोग इसमें शामिल हैं और इनको फंड करने में, ये जो अपराधी हैं जो इजराइल की तरफ से हमास से लड़ रहे हैं। अब जो इजराइल की इंटरनल क्राइसिस और डीपिन हुई, इसका एक डेवलपमेंट, फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू का नाम नहीं लिया, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा कि हम बेन गिवर और स्मोत्रिच के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। अब बताओ। और उसमें जो ये है बेन गिवर है, ये बोला है कि अरे हम तो फिरौन से लड़ गए। अरे फिरौन से तुम नहीं लड़े थे, तुम फिरौन हो। तुम अपने को सोचते हो कि मोजेस तुम्हारे ज़ायनिस्ट थे। मोजेस जूस के लीडर थे असली, और जो असली जूस हैं वो ज़ायनिज्म के खिलाफ है। हजरत मूसा उनका ये नाम ले रहा था, और खुद फिरौन है आज की तारीख में। हमास ने देखिए पूरा नैरेटिव बदल दिया है। हजरत दाऊद को अपनी तरफ पूरा उन्होंने, जैसे वो पूरा हमास के साथ पूरा ऑपरेशन उनके नाम से इन्होंने चालू कर दिया। नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। इधर ये पूरा जो मामला, इसने कहा कि हम मोजेस हैं, बेन गिवन ने कहा, तो ये हो गया कि उधर से जवाब आया हमास की तरफ से, तुम फिरौन हो, मोजेस तो हम लोग हैं, उनके प्रतिनिधि हम लोग हैं। पूरी जंग चल रही है हर लेवल पे, हथियारों से भी चल रही है, वैचारिक भी चल रही है, धार्मिक भी चल रही है, प्रतीकात्मक भी चल रही है, ऐतिहासिक भी चल रही है, सांस्कृतिक भी चल रही है, और मैथोलॉजी के लेवल पे भी चल रही है। हर लेवल पे जंग चल रही है। आप देखिए, और देखिए एक बड़ी खबर आई है इसमें कि जिस तरीके से जो अमेरिका का एक बड़ा अड्डा जापान में है, एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ा अड्डा, वहां पर एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। और जो जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं वो ये कह रही हैं कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे हुआ है। और वहां पर अमेरिका की हजारों फोर्सेस हैं। क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ है, अभी उसके बारे में डिटेल खबर नहीं आई है। लेकिन ट्रंप की पोजीशन डाउन हो रही है। और आपने देखा होगा इलॉन मस्क और ट्रंप में जो झगड़ा हुआ, वो जो पूरा एक गाली गलौज की स्थिति आ गई, ये दिखा रहा है कि ट्रंप अब देखिए ढलान की तरफ है। और ट्रंप इतनी जल्दी, यानी वो देखिए, जो गाजा के मुद्दे पे फेल होता है वो खत्म हो जाता है। हमने ये देखा है, ये लगातार देखा गया है कि जो गाजा के मुद्दे पे फेल, वो पूरी दुनिया में फेल। ट्रंप नहीं करा पाया पीस, नेतन्याहू की वो सुनने लगा, या उसको ये लालच दे दिया नेतन्याहू ने कि हम गाजा के लोगों को यहां से निकलवा के तुम्हें गाजा दे देंगे, तुम अपना रिवेरा और जो भी बनाना है, ऐश का जो तुम्हें गाजा में बनाना है वो तुम बनाओ। और इतना मूर्ख ट्रंप उसको मान गया। और अभी देखिए वहां पर इतनी बुरी तरह से आईडीएफ पिट रही है जितनी पहले कभी नहीं पिटी। आईडीएफ के लोग वहां लड़ने को नहीं तैयार है। ये पूरी परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं। तो आप अच्छा, उसके बाद आप सीरिया में देखिए, सीरिया में फिर वही बात आ रही कि जो अभी रोज इजरायली फोर्सेस के खिलाफ जो गोलियां चल रही हैं, पहले कभी नहीं चली। और लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल का क्या पूरा इनिशिएटिव सीरिया में खत्म हो गया है। अल शरा हर दूसरे दिन बयान देता है कि हम इजराइल के साथ हैं। हर दूसरे दिन वो बयान देता है हम इजराइल के साथ। लेकिन अल शरा की अब कौन सुन रहा है? अल शरा की कौन सुन रहा है? वहां जब रेजिस्टेंस उभर के आए तो अल शरा की कौन सुनेगा? लेबनान में मैंने आपको बताया कि यूनिफिल, जो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स है वहां पर, वो इररिलेवेंट हो गई है। वो अब लेबनीज आर्मी उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। जो अमेरिका की कोशिश थी कि लेबनीज आर्मी को हिजबुल्लाह से लड़ाए, वो असफल रह गई है।
इतनी बड़ी बड़ी असफलताएं हो रही हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे हैं कि काउंट करना मुश्किल हो रहा है। ये जो अमेरिका इजराइल का जो एक्सेस है, ये जो साम्राज्यवादी जो फोर्सेज हैं, ये जो एक तरह के फिरौन है आज के, इनके जो पूरा किस तरीके से इनकी ढलान हो रही है, ये कहीं सक्सीड नहीं कर रहे हैं, ये पूरा देखने में लग रहा है। उधर यूक्रेन रशिया में, रशिया ने यूक्रेन को फिर से फंसा दिया है, और ऐसा आपकी बार फंसाया है। और यूरोप और यूरोपियन फोर्सेस से कहा है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तुम आके यूक्रेन को बचा लो आपकी बार। ये साफ कह दिया है। ट्रंप की रणनीति यहां भी फेल हो गई। और मुझसे लोग कहते थे कि आप ट्रंप के प्रति सॉफ्ट। मैं सॉफ्ट नहीं था, मैं केवल ये देख रहा था कि ट्रंप जो बीच में उसने सोचा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दूसरों से अलग हम कर देंगे, कुछ अलग नहीं कर पाया। लेकिन जो टाइम मिल गया 3-4 महीने का, जब ये सोचता रहा, और इसने एक संधि भी करा दी गाजा में, इसने ये भी करा दिया यूक्रेन, इस बीच में उसको रेजिस्टेंस को फायदा हुआ। लोग सोचते हैं नेतन्याहू को फायदा हुआ, नहीं, नेतन्याहू को फायदा नहीं हुआ। वो जो 19 जनवरी को जो संधि हुई और 18 मार्च को जो नेतन्याहू ने तोड़ी, तो 18 मार्च को नेतन्याहू को समझ में आया कि तो बहुत बड़ा गेम उसके साथ हो गया है, और इसमें हमास मजबूत रहा, और वो दिखाई पड़ गया कि हमास के लोगों को तुमने लीडरशिप साफ कर दी, ये सब कर दिया, लेकिन आज भी लोग हाथ से, आज ही मतलब भी तो चलिए वो पहले भी था, अब तो बड़े स्तर पे वहां पर लोग अपना, अब सोचिए हमास 2 फ्रंट पे लड़ रहा है। एक तरफ वो इजरायली टैंकों को हाथ से उड़ा रहे हैं उसके लोग फिर से, जो पहले हो चुका है, अपने कितने सारे रिमोट से बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं इजरायली व्हीकल्स पे, और ये जो शबाब है, इससे ये जो क्या इसका अबू शरा शायद नाम है, अगर मैं गलत हूं तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही, इसके खिलाफ हमास की पुलिस लड़ रही। लेकिन हमास ने पहले से ऐसी तैयारी कर रखी है कि उसकी मिलिट्री फोर्स अलग है और उसकी जो पुलिसिंग फोर्स है अलग है। और इजराइल इतना डेस्परेट है कि उसने आज भी, देखिए, एड लेने आए थे उन पे गोली चलाई, रोज चला रहा है। करीब 36 फिलिस्तीनियन सिविलियंस शहीद हुए, लेकिन इस सब के बावजूद उसकी दाल नहीं गल रही है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि जो धीरे धीरे जो पूरी सिक्योरिटी कंपनी है उसके लोग भाग रहे हैं, और उनके लोगों को, और उसमें से आप देखिए कि अमेरिकन को कहा गया गोली मत चलाओ, और अगर उन्होंने चला दी गोली तो आप सोचिए वहां लिंचिंग हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है ये, क्योंकि आईडीएफ के सोल्जर्स और जो उन सिक्योरिटी वाले हैं उनमें झगड़ा हो गया है, उनमें पूरी स्थिति हो गई। अभी एक एक्सीडेंट वहां पड़ा हुआ है, अब उसमें एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं वो लोग। तो अब ये जो देखिए पूरी जो परिस्थितियां 180 डिग्री टर्न हो रही है, इसको किस तरह से एनालाइज किया जाए? ये एक मिरेकल है कि नहीं? इसमें एक रेजिस्टेंस ने, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने पूरे, मतलब आप सोचिए सीरिया के इतने बड़े धक्के के बाद कि जो हथियार जाते थे ईरान से लेबनान, वो हथियार जाना रुक गए, और उसके बावजूद वहां पर हिजबुल्लाह टिका ही नहीं हुआ है, बल्कि वापस आ गया है। उसके साथ साथ, मतलब वापस राजनीतिक रूप से आ गया, और सैनिक रूप से तो अब आएगा ही सामने। और सीरिया में रेजिस्टेंस इतना उभर गया है, जिसमें वो अल शरा और तमाम लोगों को, यानी जो अमेरिका की पॉलिसी थी कि अल शरा को खड़ा करो लेकिन कमजोर रखो और फिर इजराइल को घुसाओ, इसी का यूज करके पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस उभर गया, और अल शरा एक्सपोज हो गया कि ये तो अपने देश की रक्षा नहीं करता, मतलब अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता, और पैलेस्टीनियन और ये जो सीरियन रेजिस्टेंस है, ये इस समय एक राष्ट्रवादी रेजिस्टेंस के रूप में वहां पर स्थापित हो रहा है। तो ये देखिए स्थिति थी, ये आज का प्रसारण था। कल मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।